बात है साल 2016 की। बंगाल में टीएमसी की सरकार थी और मालदा के कालियाचक इलाके के 3 ब्लॉक जाली नोटों की मंडी बन चुके थे। यहां के लोकल सिंडिकेट लीडर खनानी के बांग्लादेशी एजेंट से 40 से 50% कमीशन पर नकली नोट खरीदते थे। कराची से आने वाले गारमेंट कंटेनर्स में कपड़ों के नीचे नोटों की गड्डियां छिपाई जाती थी। कुरियर के जरिए चीन और नेपाल के रास्ते ये गड्डियां भारत में पहुंचाई जाती थी। फिर तारीख आई 8 नवंबर 2016 का। मोदी ने अचानक नोटबंदी की घोषणा की और इस घोषणा से ठीक 3 घंटे पहले उन्होंने एक फाइल पढ़ी थी। उसी ने उनको अंदर तक हिला दिया, जिसमें लिखा था कि अगर रोका नहीं गया तो अगले कुछ महीनों में भारत को आर्थिक तौर पर बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार और भारत दोनों अस्थिर हो जाते हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी नकली नोटों की खेप भारत में पहुंच गई थी जो कई राज्यों के बजट के बराबर थी। ये नोट नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस रहे थे। अभी तक आप जो सुन रहे थे वो एक कड़वी सच्चाई थी। भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए जिस रफ्तार से पाकिस्तान में खेल चल रहा था वो हिला देने वाला था। अगर वो खेल रुकता नहीं तो हमारी हालत श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बदतर हो सकती थी। आप सबने धुरंधर फिल्म जरूर देख ली होगी। उस फिल्म में एक नाम बार बार आता है, जावेद खनानी का। ये जावेद खनानी कौन है पता है आपको? चलिए आज हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले संसद में खनानी को लेकर जो हुआ था वो देखिए। आरजेडी के एक सांसद ने सदन में सवाल उठाया था कि पाकिस्तान उसी स्याही और उसी कागज का इस्तेमाल करके नकली नोट छाप रहा है जो भारत इस्तेमाल करता है। तब के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जवाब जो दिया था वो सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। उन्होंने लाचारी जताते हुए कह दिया था कि हम उन्हें रोक कैसे सकते हैं क्योंकि सारे स्रोत दूसरे देश में हैं। क्या एक देश का वित्त मंत्री इतना बेबस हो सकता है? क्या हमारी सरकार, तब की सरकार, क्या इतना बेबस थी? These fake Indian currency notes are smuggled into India from across the border, and I think that statement tells you more than what I should be saying publicly. Now, this is, in my view and in my assessment, an organized activity with some kind of state support. लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, भारत के किसी हिडन हीरो ने जावेद खनानी को टपका दिया, ऐसा दावा किया जाता है। धुरंधर फिल्म में ऐसा ही दिखाया गया है। खैर, फिल्म पर हम नहीं जाते हैं, सिर्फ हकीकत से आपको रूबरू करवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जावेद खनानी कोई मामूली अपराधी नहीं था? वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का फाइनेंशियल एडवाइजर और सीक्रेट बैंकर था। उसका काम था आतंकियों को बिना किसी शक के पैसा पहुंचाना। उसने अपने भाई अल्ताफ खनानी के साथ मिलकर खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI नाम का एक सिंडिकेट बनाया था, जिसने भारत को आर्थिक रूप से खोखला करने का काम शुरू कर दिया था। इस सिंडिकेट का काम होता था दूसरे देशों की नकली करेंसी तैयार करना, और इसी सिंडिकेट पर हाथ था डी गैंग के सरगना दाऊद इब्राहिम का। अल-कायदा और लश्कर तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के लिए फंड का इंतजाम करना खनानी के बाएं हाथ का खेल था। ये लोग पाकिस्तान की सरकारी प्रेस में वही मशीनें इस्तेमाल करते थे जो असली नोट छापने के लिए बनी थी, वही रंग और वही इंटाग्लियो तकनीक, ताकि आम आदमी तो क्या, बैंक वाले भी धोखा खा जाए। 8 नवंबर 2016 की वो तारीख याद करिए जब अचानक रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट अब कागज के टुकड़े हैं। तो सबसे ज्यादा मातम पता है कहां मना था? भारत में नहीं, पाकिस्तान के कराची में। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
मोदी के पास खुफिया इनपुट था कि खनानी और आईएसआई ने अरबों रुपए के नकली नोट भारत में डंप कर दिए। ये नोट नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस रहे थे। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप हिल जाएंगे। 2010 में 1600 करोड़ के नकली नोट भारत आए। 2011 में 2000 करोड़ का यह आंकड़ा पार कर चुका था। हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए जाली करेंसी भारत पहुंचाई जाती थी, लेकिन 2014 से 2016 के बीच इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अगर नोटबंदी ना होती तो पूरी भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाती और एक पैरेलल नकली नोटों की इकोनॉमी खड़ी हो जाती। पाकिस्तान ने जाली नोटों को भारत में भेजने का एक जबरदस्त नेटवर्क तैयार कर रखा था, क्योंकि नोट तो छप जाते थे पाकिस्तान में, पर वो भारत आएगा कैसे, भारत में खपाया कैसे जाएगा। इसके लिए जाली नोटों को भारत में खपाने का पूरा नेटवर्क तैयार हो गया था। नेपाल और थाईलैंड के पाकिस्तानी दूतावास इन जाली नोटों के अड्डे बन चुके थे। लग्जरी टूरिस्ट बसों के जरिए टर्की से बांग्लादेश ये सारे नोट भेजे जाते थे। कराची से आने वाले गारमेंट कंटेनर्स में कपड़ों के नीचे नोटों की गट्टियां छिपा दी जाती थी। कुरियर के जरिए भी चीन और नेपाल के रास्ते ये गट्टियां भारत में पहुंचा दी जाती थी। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला जाली नोटों की तस्करी का गढ़ बन चुका था। मालदा की सीमा पर बसे 2 दर्जन गांव तो ऐसे थे जहां लोगों की रोजी रोटी इन्हीं नकली नोटों की सप्लाई से चलती थी। एनआईए की रिपोर्ट यह दावा करती है कि भारत में घुसने वाले 80% जाली नोट मालदा सीमा से ही भारत में आते थे। भारत में नोटों को भेजने के भीतर एक से एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और आफ्ताब बटकी जैसे लोग सीधे खनानी से करोड़ों के जाली नोट उठाते थे। ये नोट समंदर के रास्ते और लग्जरी बसों के जरिए भारत के बड़े शहरों में सप्लाई किए जाते थे। मुंबई के बिल्डर्स और सट्टेबाजों का एक खास ग्रुप इन नोटों को अपनी ब्लैक मनी के साथ मिक्स करके मार्केट में उतार देता था। दूसरा बड़ा केंद्र था पश्चिम बंगाल का मालदा जिला, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसी मालदा में एक जगह है कालियाचक। कालियाचक के इलाके में 3 ब्लॉक ऐसे पाए गए जहां जाली नोटों की मंडी लगती थी, बोली लगती थी, लोग जाली नोट खरीद सकते थे। वहां के लोकल सिंडिकेट लीडर खनानी के बांग्लादेशी एजेंट से 40 से 50% कमीशन पर नोट खरीदते थे और इसके बाद इन नोटों को छोटे छोटे लड़कों के जरिए बिहार, यूपी और दिल्ली के बाजारों में खपाया जाता था। यहां तक कि कई बार शादी ब्याह के कार्यक्रमों में और भीड़ भाड़ वाले मेलों में इन जाली नोटों को असली नोटों के बीच मिलाकर चला दिया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। तीसरा और सबसे खतरनाक नेटवर्क था आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल का। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन उस वक्त काफी एक्टिव थे। इन संगठन के लोग खनानी के इस जाली पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करते थे। इन नोटों से अवैध हथियार खरीदे जाते थे और युवाओं को बरगलाने के लिए उन्हें कैश बांट दिया जाता था। खनानी का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उसने भारत में बैठे कुछ मनी एक्सचेंजर्स को भी मिला लिया था, जो थाईलैंड और कंबोडिया से आने वाले टूरिस्ट के जरिए जाली नोट भारत भेजते थे। इस धंधे में मुनाफा इतना था कि लोग अपनी जान की बाजी लगा देते थे। 1 लाख रुपए के जाली नोट की कीमत मालदा में सिर्फ 48,000 रुपए तक होती थी, यानी सीधे 50% से ज्यादा का मुनाफा। अगर नोट की क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो गई तो 60,000 रुपए तक मिल जाते थे 1 लाख रुपए के बदले। 2015 में सुरक्षा एजेंसियों ने 3 करोड़ के जाली नोट इसी इलाके से पकड़े थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर पकड़े गए नोट 3 करोड़ थे तो जो नोट मार्केट में पहुंच गए थे वो कितने हजार करोड़ रुपए में होंगे। 500 और 1000 के पुराने नोटों ने काले धन और भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी थी जिसे गिराना बहुत जरूरी हो चला था। जावेद खनानी इन नकली नोटों का इस्तेमाल सिर्फ भारत की इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए नहीं करता था, उनका इस्तेमाल होता था भारत के खिलाफ जिहाद को फंडिंग करने में भी। डी कंपनी के सारे फेक करेंसी को क्लीन करना खनानी के रोज का धंधा था। अमेरिका ने भी खनानी के नेटवर्क यानी KKI को एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित कर रखा था। इसके बावजूद उसका कारोबार चल रहा था। हैरानी की बात तो देखिए कि जिस दिन भारत में नोटबंदी लागू हुआ उसके ठीक कुछ ही घंटे के बाद जावेद खनानी की लाश कराची की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे मिली। कहा गया कि वो 4थी मंजिल से गिर गया, लेकिन सच सबको पता है कि जब धंधा चौपट हुआ और नोट रद्दी हो गए तो उसे किसी अदृश्य इंसान ने ठिकाने लगा दिया।
हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए जिसमें 500 के पुराने और 1000 रुपए के पुराने नोट पाकिस्तान में रद्दी के भाव बिक रहे हैं। हाल में ये वीडियो सामने आए, ये वही नोट थे जिन्हें खनानी ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के कराची में बैठकर छापा था, भारत को तबाह बर्बाद करने के लिए। लेकिन मोदी के एक फैसले ने नोटों के उस ढेर को कचरा बना दिया। आज भी सीमा पार से कोशिशें होती रहती हैं, पर अब तकनीक और भारत की निगरानी इतनी सख्त और पाबंद है कि दाल नहीं गल रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी जितने सीमावर्ती इलाके ने, जितने बॉर्डर हैं, वहां पर स्ट्रिक्ट निर्देश दे रखा है कि गुंडागर्दी और देश विरोधी हरकत करता हुआ कोई पाया गया तो सीधे उसको उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दो। पुलिस को खुली छूट है कि ऐसे गद्दारों और तस्करों पर सख्त कार्रवाई होती रहे। जावेद खनानी जैसे लोग और उनके भारतीय मददगार आज भी घात लगाकर बैठे हुए हो सकते हैं। काले धन का मतलब सिर्फ टैक्स चोरी नहीं होता है, ये वो पैसा होता है जो किडनैपिंग और ड्रग्स के जरिए भी कमाया जाता है और फिर आतंक फैलाने में उन्हीं पैसों का इस्तेमाल होता है। 2000 के दशक की शुरुआत में करीब 2000 करोड़ के जाली नोट भारत में झोंक दिए गए थे। उस समय की सरकारों ने इसे रोकने के बजाय लाचारी दिखाई। These fake Indian currency notes are smuggled into India from across the border. And I think that statement tells you more than what I should be saying publicly. Now, this is, in my view and in my assessment, an organized activity with some kind of state support. Now, therefore, all that we can do is to stop the entry of currency notes into India and to stop the circulation of currency notes. Now, how do I go to the source of this currency note when it is manufactured across the border with state support? So I think there are serious issues there in answering the question of honorable member. I'm aware of it, government is aware of it. अगर उस समय की सरकारों ने इतनी लाचारी नहीं दिखाई होती, एक्शन लिया होता, तो शायद 2016 में नोटबंदी की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी करना जानता है और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना कैसे है ये भी जानता है। खनानी का अंत ये सबक है कि जो भी भारत की बुनियाद हिलाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना तो तय है कि जब तक सरकार और एजेंसियां मुस्तैद हैं, तब तक खनानी जैसे हजारों लोग मिलकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।